बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हमारे साथ है एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल क्वालिफाइड एक कैंडिडेट कन्हैया सर, और जानेंगे इनसे जो है वो एसएससी एमटीएस की पूरी रणनीति, क्योंकि ये जो है वो करंटली एसएससी एमटीएस के जो तौर पे जो होता है वो पद अभी उस पर कार्यरत हैं, और बहुत ही जल्द जो है वो इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है एसएससी सीएचएसएल से जो एलडीसी की पोस्ट मिलती है उस पर। तो सर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको आप अपना जो है कि स्मॉल इंट्रोडक्शन दें, ताकि वो आपके बारे में कुछ बात समझ पाएँ और जान पाएँ। नमस्कार, मेरा नाम कन्हैया मिश्रा है और मैं इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में एमटीएस के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, तो आपने जो है वो अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दिया है, और अब जो है वो कुछ डिटेल्स जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है वो आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, और जो कि आने वाले लाखों स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्पफुल होगी, तो वो सभी डिटेल्स जो है वो इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा। अगर अभी आप तक जो है वो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको जो है वो एसएस से रिलेटेड जो है वो ऐसे ही कंटेंट आपको मिलती रहेगी। तो सर सबसे पहले जो है वो मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि ये जो जॉब है ये 10th लेवल पे जो है वो स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो अगर कोई अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, मींस एज अ बिगनर, मींस जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो क्या स्टेप्स होने चाहिए ताकि वो अपनी स्टार्टिंग दे पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो यदि आप बिगनर हैं तो 6 महीने कम से कम आपको पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान देना होगा। कम से कम आपका सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही आप मॉक बनाने का प्रयास करें। शुरुआत के 6 महीनों में आप मॉक बनाएंगे तो आप हतोत्साहित होंगे। पहले आप अपने सिलेबस को कहीं से भी, आजकल तो यूट्यूब पे भी कंटेंट मौजूद हैं बहुत सारे, या फिर आप किसी कोचिंग संस्थान से जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें, आप पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करें। उसके बाद आप मॉक लगाएं, फिर धीरे धीरे उसमें निरंतरता बनाए रखें, प्रयास करते रहें, आप निश्चित सफल होंगे। जी सर, तो आपने जो है वो मीन्स स्टार्टर के लिए भी बता दिया। अब जो है वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा टीयर 1 की, क्योंकि टीयर 1 जो है पहला चरण होता है, इसको बिना क्वालिफाई किए जो है वो टीयर 2 ये सभी की कुछ भी संभावना नहीं होती है। और टीयर 1 ये भी जो है वो अपने आप में एक टफ एग्जामिनेशन है। कहने के लिए तो जो है वो ग्रुप सी की एग्जामिनेशन है, 10th लेवल की जॉब है, लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लाखों स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करते हैं, फिर भी जो है वो सफलता मिलने की बहुत कम चांसेस होती है। तो 4 जो है वो आप सभी के पास सब्जेक्ट होती है और 1 घंटे का ही समय रहता है, तो इसमें जो है वो कैसे टैकल करना है और टीयर 1 की प्रिपरेशन कैसे करें, इसके बारे में पूरा डिटेल जो है वो एनालिसिस और एक जो है वो अपना व्यू रखे, ताकि स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट हो पाए। देखिए, टीयर 1 में यदि आप तैयारी में लग गए हैं, एसएससी की तैयारी में, तो आपको पता ही होगा 4 सेक्शंस होते हैं। एक क्वांट का सेक्शन होता है, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो क्वांट के लिए आप राकेश यादव सर की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, और जब आप मॉक लगाना शुरू करेंगे तो आप लगभग हर एक चैप्टर से, शुरुआत में ऐसा होगा कि आप हर सवाल से फैमिलियर नहीं होंगे, धीरे धीरे आप भूलते जाएंगे, शुरू में पढ़ेंगे भूलते जाएंगे, लेकिन जब आप मॉक लगाना शुरू करेंगे बाद में तो आप हर सवाल से फैमिलियर होते जाएंगे। और शुरुआत में आप अपनी तैयारी के लिए राकेश यादव सर की बुक को फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हो, और इंग्लिश में आजकल ब्लैक बुक वो कैब सेक्शन मजबूत करने के लिए अच्छी बुक है और मार्केट में बहुत अच्छी चल भी रही है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। और यदि आप ग्रामर सेक्शन देखो तो लुसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है, वो फॉलो करो। और जीके सेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर सकता, मेरी खुद की जीके बहुत वीक है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि यदि आप कुछ भी याद कर रहे हो, जैसे कोई चर्चित व्यक्ति या न्यूली अपॉइंटेड कोई पर्सन है, उनका नाम यदि आप याद कर रहे हो तो आप उसमें ट्रिक बना के याद कर सकते हो, खुद से कुछ एज्यूम कर सकते हो, या उस नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो तो आप ये सोच लो कि उस पद पे वही कार्यरत हैं। ऐसा सोचकर आप उसे ट्रिक बनाकर ट्रिकी वे में आप याद कर सकते हो। तो जीके को इस तरीके से आसान बनाया जा सकता है। धन्यवाद। ओके सर, तो टीयर 1 की जो है वो बात आपने बता दी, और इसके बाद जो है वो बात आती है टीयर 2 की। तो आपसे अब जो है वो डिस्क्रिप्टिव वे हो जाता है, मीन्स इससे पहले जो है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, और अब जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, लिखना है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? और हालांकि पहले जो होता था कि बहुत लंबा गैप हो जाता था, लेकिन हाल में ही जो अभी देखने को मिला है कि CGL की जस्ट जो है वो टीयर 2 मीन्स मेंस का एग्ज़ाम खत्म हुआ और उसी के कुछ दिन बाद जो है वो डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर हो गया। तो
बहुत लगता है कि एसएससी जो है वो अब कम समय देने वाली है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे साथ साथ करते रहें, और डिस्क्रिप्टिव के लिए कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट बुक्स होंगे और स्टडी मटेरियल सोर्सेज जो कि आप जो है वो स्टूडेंट्स को बताना चाहें। देखिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने अब तक तो किसी बुक को फॉलो नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्टिव के लिए आप इतना ज़रूर कर सकते हो कि प्रतियोगिता दर्पण में एसेज आते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। कैसे लिखना है, वो लिखने की शैली आपकी सुधर जाएगी। और लेटर के लिए तो आप फॉर्मेट पे विशेष ध्यान दें, यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, किसी यूट्यूब चैनल को, उसे देखें। लेटर को आप उससे, या प्रेसिज राइटिंग को आप उससे कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ऐसे के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पे भी ध्यान दे सकते हो, उससे आपकी ऐसे सही हो जाएगी। एमटीएस के लिए तो ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर की एग्ज़ाम होती है, डिस्क्रिप्टिव की एग्ज़ाम। लेकिन यदि आप CHSL देखो तो इसके मार्क्स जुड़ते हैं, CHSL में या CGL में इसके मार्क्स जुड़ते हैं, तो इसका महत्व ज़रूर बढ़ जाता है। तो आपको इस पर अगर आप इन एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर रहे हो तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। जी सर, तो डिस्क्रिप्टिव की भी जो है बात हो गई, और एक जो है वो स्टूडेंट्स को मिथ रहती है कि अपनी जो है तैयारी ऑनलाइन स्टार्ट करें या ऑफलाइन स्टार्ट करें, तो क्या जो है वो एक बेटर ऑप्शन होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन? क्या पूरी तरह से ऑनलाइन जाना सही है, या फिर पूरी तरह से ऑफलाइन जाना सही है, या फिर पार्शियल? तो ये जो है वो क्या मीन्स ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि अंतर तो कहीं ना कहीं रहता ही है। और आपने जो है वो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा ये हमें बताएं, तो इसके बारे में जो है वो जो और जो आने वाले स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए क्या एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, उस पर भी जो है वो आप कुछ कहें। देखिए, ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन, दोनों का ही महत्व बहुत अधिक है। यदि आप ऑफ़लाइन भी पढ़ते हैं तो ये हर टीचर अच्छे होते हैं जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। यदि आप सही हैं तो आप कहीं भी पढ़ें, आप बेहतर कर लेंगे। लेकिन ऑनलाइन में अभी लेटेस्ट कंटेंट्स आते हैं, जो भी या नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादा वैरायटी मिलती है। तो ऑनलाइन का भी महत्व है, आप ऑनलाइन को भी ना छोड़ें, और ऑफ़लाइन यदि कहीं पढ़ रहे हैं तो उसकी भी सहायता आप ले सकते हैं। किसी एक के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैंने ऑफ़लाइन भी क्लासेस ली थी और ऑनलाइन भी मैंने हेल्प लिया था दूसरे टीचर्स से। जितने फेमस टीचर्स हैं, मैंने सारी की वीडियोस देखी हैं और उसकी सहायता से मैंने अपनी तैयारी की है। तो आप किसी भी वे में जा सकते हैं। सर, कुछ यूट्यूब चैनल्स और जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसका कुछ रिकमेंडेशन जो कि अगर आप देना चाहें। जी, मैंने ज़्यादा मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे टीचर्स को देखा है। अभिनय शर्मा सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, रामू सर, पवन राव सर, मोहित गोयल सर। आप बहुत फेमस टीचर हैं, बहुत अच्छे कंटेंट्स भी हैं यूट्यूब पे। आप और भी किसी टीचर को यदि आप फॉलो करते हो तो आप कर सकते हो। सारे टीचर्स अच्छे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करो, और उनके अगर आप सारे वीडियोज़ को, उनके सारे चैप्टर्स को अगर आप देख जाते हो तो आप निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जी सर, तो आपने जो है वो अभी तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो कि आने वाले लाखों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। अब जो है वो कुछ मैं क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगा कि कोई स्टूडेंट जो है वो अगर थ्योरेटिकली मीन्स चैप्टर वाइज ये सभी तैयारी कर भी लेते हैं, लेकिन बिना मॉक टेस्ट के और टेस्ट सीरीज के जो है वो कहीं अधूरापन जो है वो महसूस होता है। तो मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर्स, इन सभी का क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर को जो सीधा अवॉइड कर देते हैं, वो एक दो प्रीवियस ईयर लगाएंगे और बोलेंगे कि दैट्स इनफ, लेकिन वो नहीं होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस बताएं, और कौन कौन से जो सोर्सेज हैं जो जिसका इस्तेमाल आपने किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान, उसका जो है वो भी यहाँ पे जिक्र करें, और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है वो भी बताएं। देखिए, प्रीवियस ईयर के महत्व की जहाँ तक बात है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। आई थिंक आप बिना प्रीवियस ईयर को, पैटर्न को जाने, आप किसी भी परीक्षा को आप नहीं उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है। और जहाँ तक मॉक का सवाल है तो मॉक आप लगा सकते हो। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वहाँ अलायंस क्लब नाम का एक प्लेटफॉर्म था जिसमें एंट्री होती थी बच्चों की एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद। तो उसमें सारे बच्चे अच्छे लेवल के होते थे और उसमें हमारा खुद का बनाया हुआ मॉक चलता था। तो उस मॉक के आगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मॉक ज़्यादा बेहतर थी। तो मेरी प्रिपरेशन तो वहीं से हुई है। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा, अगर आप बिहार में हो तो आप उस इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन करो। अगर आप नहीं हो तो
आप ग्रेड अप या टेक्स्ट बुक के मॉक को बना सकते हो। जैसे इस वक्त मैं मुंबई में कार्यरत हूँ, तो अब मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं टेक्स्ट बुक या ग्रेड अप के मॉक को बना रहा हूँ। यदि आप बिहार में हो तो कैरियर प्लानर एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल। जी सर, तो आपने जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब जो है वो कुछ मैं आपसे टिप्स लेना चाहूँगा आने वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं और इनफैक्ट सिर्फ स्टूडेंट एसएससी एमटीएस की ही तैयारी नहीं करते, वो बहुत सारे जो है वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए भी जो है वो अप्लाई करते रहते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, पहला जो है वो प्रिपरेशन के समय और दूसरा जो है वो एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी जो है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो दोनों केस के लिए जो है वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल जो है वो बता दें आप। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि किस पार्ट का रोल ज़्यादा है, कि कौन से सेक्शन का रोल ज़्यादा है। तो अगर आप बड़े एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल को यदि आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि मैथ्स और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है जीएस और रीजनिंग के मुकाबले। तो टाइम भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपके तैयारी के समय। आप मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंग्लिश पे भी अधिक से अधिक ध्यान दें, और जीके और रीजनिंग भी आजकल उतनी इम्पॉर्टेंट है, इनके इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि आजकल किसी एक सब्जेक्ट को आप इग्नोर करके सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। पहले ऐसा होता था कि जीके वीक भी होती थी तो रिज़ल्ट आ जाता था, बट आज के समय में ऐसा नहीं होता। आपके चारों सेक्शंस मजबूत होने चाहिए। तो तैयारी के समय तो आप ऐसा कर सकते हो। जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो तब टाइम मैनेजमेंट उस समय भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जीके पे या इंग्लिश पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपके टाइम को ज़्यादा किल करेगी। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा के रखें मैथ्स और इंग्लिश के लिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक लगा के जाएंगे उतनी ही टाइम मैनेजमेंट आपके लिए आसान होगी। जी सर, तो आपने जो है टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पूरी डिटेल बता दिया। और फाइनली जो है वो एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मोटिवेशन स्टूडेंट्स की जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। अगर जो है वो 1-2 एग्जामिनेशन नहीं निकला तो वो बहुत ही डिमोरलाइज हो जाते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, और कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो क्विट ही कर देते हैं। तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, इस बारे में ये जो है वो, और दूसरा कि फाइनली जो टिप जो कि आप आने वाले स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, ये आपने इससे पहले जो भी बताया वो सारे भी तो हेल्पफुल होंगे ही, और एक मोटिवेशन का पार्ट और फाइनल टिप जो कि आप स्टूडेंट्स को देना चाहें। देखिए, यदि आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो धैर्य है। बिना धैर्य के आप एसएससी का एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसएससी का आप खुद भी जानते हैं कि प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है। यदि आप विफल हो रहे हैं तो आपकी समस्या नहीं है। 1-2 बार विफल बैंकिंग वाले भी होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो 1-2 बार हर कोई विफल होता है। मैं तो कई बार विफल हुआ हूँ, लेकिन सफलता के लिए आपको धैर्य बना के ही रखना होगा। और इस वक्त तो बेरोज़गारी से बड़ा मोटिवेशन और कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आप बेरोज़गार हैं तो यही मोटिवेशन के लिए पर्याप्त है। आप हार नहीं मानिए, बस आप लगे रहिए। निश्चित तौर पर एक समय तो ज़रूर आएगा ऐसा कि आप, यदि आप निरंतर हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक प्रेरणा का काम किया है और एक गाइडेंस जो कि दिखाया है। सर, उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी एग्जामिनेशंस आप दे रहे हैं उसमें भी जो है वो आप परचम लहराएं, और ऐसे ही जो है वो अपने मेरे आने वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी हेल्प मिलती रहे। सो सर, एक बार फिर से मैं आपको बधाइयाँ और धन्यवाद देना चाहूँगा।